डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने मैं वॉइस की एक न्यू क्लास लेके आया हूँ जिसमें अपन मॉडल पेपर हल करेंगे। पिछला अपना वीडियोस था उसमें हमने टेंस के जो मॉडल पेपर 2 हल किए थे। आज आपके सामने जो मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ यह इंग्लिश का और मॉडल पेपर है वो अपना वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का पहला अपना मॉडल पेपर। पहला प्रश्न कहता है कि मॉडल पेपर में जितने भी वॉइस के रूल हैं मैं 1 या 2 3 4 जितने भी वो आपको क्लियर कर देता। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। गुड इवनिंग आप सबको। आज मैं आपके सामने इंग्लिश का मॉडल पेपर, वॉइस का पहला मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 2 मॉडल पेपर हल किए थे, वो थे टेंस के, यानी कि वर्ब के थे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आज अपना जो मॉडल पेपर रहेगा वो वॉइस का रहेगा। वॉइस का 2 या 3 दिन लगातार मैं वॉइस के जो एक्सरसाइज की वीडियो जो वो डालूंगा ताकि आप अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना वॉइस का ज्ञान हुआ है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने बोर्ड पे ये रहा। पहला प्रश्न कहता है कि टोट इंग्लिश इन द इवनिंग, कि वो शाम को अंग्रेजी पढ़ाती थी। यानी कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आपको पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना है। और आपको बच्चों पता है अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य साधारण हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी क्या बनता है, साधारण बनता है। सबसे पहले किसका यूज करते हैं अपन, अपने ऑब्जेक्ट का करते हैं। अगर इसका अपन एक्सप्लेन करें तो सी इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, टोट इस सेंटेंस की वर्ब हो गई, और इंग्लिश इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द इवनिंग ये फ्रेज हो गई, यानी कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। साधारण वाक्य हल करते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि पहले एक्टिव वॉइस के सेंटेंस की आप पहचान कर लीजिए, कौन सी टेंस का वाक्य आपको मिला है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया गया है और आपको वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करना है तो आप दिमाग लगाइए, यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में सही क्रिया कौन सी टेंस की लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको हल कर सकते हैं। जहां तक मेरा विचार है आप लोगों ने आंसर के बारे में क्लियर कर लिया होगा। पहला आंसर कहता है इन द इवनिंग इंग्लिश इज टॉट। क्या आप इस वाक्य को सही मानेंगे? नहीं, क्योंकि अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य साधारण है तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी क्या बनेगा, साधारण बनेगा। साधारण वाक्य में सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। यहाँ पे तो इन दी इवनिंग लिखा है तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन कहता है इंग्लिश इज टोट बाई हर इन द इंग्लिश। नहीं, यहाँ पे तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट टेंस से लेके आ रहा हूँ, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा कहता है इंग्लिश हैज बीन टोट बाई हर। इंग्लिश हैज बीन टोट बाई हर, यानी कि अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाई गई नहीं। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस के वाक्य में वोज या वर का यूज होना है, तो ये जो सेंटेंस है वो भी करेक्ट नहीं है। इंग्लिश हैज बीन टोट ये भी करेक्ट नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर फिर ऑप्शन तो आपने डाला ही नहीं। मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं डाला कि आप ये अंडरस्टूड कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं कि इसमें ऑप्शन डी नहीं गया था। चलिए इसका ऑप्शन मैं हल करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो अपना सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या आएगा। सही आंसर कहता है सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लीजिए, ऑब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश ऑब्जेक्ट के बाद आप एच भी लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वोज या वर लगाना है। इंग्लिश वोज टॉट बाई, और सी का हो जाता है हर, लास्ट में बच गया इन द इवनिंग। तो यह इसका सही करेक्ट आंसर है। इंग्लिश वॉज टॉट बाई हर इन द इवनिंग, की शाम को उसके द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन पहला अपना प्रश्न था जिसमें 4 ऑप्शन डाले, 4 ऑप्शन ही मैंने गलत डाले थे जानबूझ के कि आप कंफ्यूज हो पाते हैं, या फिर कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 ऑप्शन दिए तो हो सकता है ये सही हो, इनमें एक नहीं जरूरी नहीं है। मैंने तो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ इसलिए मैंने 4 ऑप्शन ही पहले गलत डाले थे और सही ऑप्शन लिख के मैंने बता दिया इंग्लिश वॉज टॉट बाई हर इन द इंग्लिश, इसका सही आंसर होगा। चलिए फटाफट दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। somebody hasn't stolen my purse, कि किसी व्यक्ति ने मेरा पर्स है वो नहीं चुराया। somebody hasn't stolen my purse। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें साधारण वाक्य, साधारण वाक्य में इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है my पर्स, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। और पैसिव वॉइस के वाक्य की शुरुआत किससे होगी, ऑब्जेक्ट से होगी। देखिए प्रत्येक में my पर्स दिया है, अपन अभी तक उत्तर नहीं निकाल पाए। उसके बाद आपको देखना है कि हैजंट दिया है तो पैसिव वॉइस के वाक्य में हैज नॉट बीन या हैव बीन नॉट का प्रयोग होगा। तो पहले में तो देखिए हैडंट दे रखा है, इट मींस ये क्लियर हो गया कि हैडंट का यूज नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए हैज स्टोलन माई पर्स, हैज स्टोलन बाई, यानी कि ये तो नेगेटिव सेंटेंस इसका पॉजिटिव बनाया गया है, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा। माई पर्स हैजंट बीन स्टोलन बाई समबडी, माई पर्स हैजंट नॉट बीन स्टोलन, इन दोनों में देखिए कंपटीशन है। पहला वाक्य कहता है माई पर्स हैज नॉट बीन, यहां तक सही है। स्टोलन बाई समबडी को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि कुछ अननोन
अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जिससे समबडी, एवरीबडी, एनीथिंग, नोथिंग, नोबडी, इन चीजों को अपन क्या करते हैं पैसिव वॉइस में लिखते नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो समबडी लिखा था वो करेक्ट नहीं हो सकता। ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है, माई पर्स हैज नॉट बीन स्टोलन। अपने क्वेश्चन है वो 3 हल हो गए। चलिए नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कहता है यू कैन यू स्पीक 5 लैंग्वेजेस, कैन यू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी क्या बनेगा, प्रश्नवाचक ही बनेगा। एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर हमको एच बी कैन दिया हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में भी हमारी जो साइक्री है वो कैन ही रहेगी। इट मींस कौन सी ऑप्शन को कट कर सकते हो आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने क्या डाला है, कुड डाला है। कैन का कुड तो स्पीच में होता है, वॉइस में कभी नहीं होता। अब दो के बीच में कंपटीशन रह गया। पहला सेंटेंस देखिए, कैन दिया, ठीक है, एच भी ले ली, इसमें भी कैन एच भी ली है। इसके बाद में देखिए मैंने लिखा है लैंग्वेज, लैंग्वेज यानी ऑब्जेक्ट लिखा है। क्या आप बता सकते हैं इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? कैन यू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। 5 लैंग्वेजेस है, फिर लैंग्वेजेस है। आप कहेंगे सर हमें तो लग रहा है कि 5 लैंग्वेजेस इसका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो सिर्फ मैंने क्या डाला है, कैन 5 सॉरी अपना सेंटेंस था ये कैन लैंग्वेजेस, यानी कि 5 को मैंने छोड़ दिया। इट मींस ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया। इस सेंटेंस की बात करें, कैन 5 लैंग्वेजेस बी स्पोकन बाय यू, तो ये एकदम से करेक्ट इसका आंसर है। आंसर नंबर हो गया 4। चलिए अपन जो चौथे का आंसर आ जाता है सी। 5वां नंबर प्रश्न लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न ये कहता है सी टॉट अस इंग्लिश, सी टॉट अस इंग्लिश, यानी कि एक्टिव वॉइस का वाक्य है, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फटाफट आप देख लीजिए आपका आंसर क्या होने वाला है, कि कौन सी आंसर को आप सही मानेंगे। चलिए देखें, शी टॉट अस इंग्लिश साधारण वाक्य है, बट साधारण वाक्य में प्रत्येक वाक्य में आपको एक नया रूल मिल रहा है। प्रत्येक वाक्य में एक नया रूल लेके आ रहा हूं मैं, एक ही रूल के 2 वाक्य आपको नहीं मिलने वाले। ध्यान से देखिए, अगर 10-12 सेंटेंस आप हल करेंगे तो आपके पूरे वॉइस के एक वाक्य आपको मिल जाएंगे। ये जो सी है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टॉट यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, अस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इट मींस इस वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं। कोई भी वाक्य में अगर 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो सजीव अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो निर्जीव होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें आपको 2 ऑब्जेक्ट मिले। इट मींस एक्टिव वॉइस का वाक्य डबल ऑब्जेक्ट वाला है। डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में अपन दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन बेटर ये माना जाता है कि जो सजीव ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको लेकर पहले वाक्य बनाया जाए। अगर आप वर्ब को देखिए, वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। इट मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म का जिस वाक्य में यूज होता है, पैसिव वॉइस के वाक्य में वोज या वर का यूज होता है। कौन सी सेंटेंस में वोज वर का यूज नहीं किया गया देख लीजिए आप। इसमें आर का यूज किया गया, मतलब ये नहीं हो सकता। इसमें भी आर का यूज किया गया, इट मींस ये भी नहीं हो सकता। कंपटीशन कितनों के बीच में बच गया? वी और टी के बीच में बच गया। पहला वाक्य कहता है, इसका हमने वी बना लिया, वी वर टॉट इंग्लिश। ये वाक्य कहता है वी वर टॉट इंग्लिश। अंतर क्या है? उसमें मैंने बाई हर नहीं लगाया, इसमें मैंने बाई हर लगा दिया। तो आप सी जो सब्जेक्ट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो लिखना बड़ा जरूरी है। तो इस सेंटेंस में मैंने बाई हर नहीं लगाया, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। आंसर सही चल रहा था बट अधूरा था, तो ये गलत हो गया। अपना आंसर क्या बच गया? वी वर टॉट इंग्लिश बाई हर। ऐसी वॉइस के वाक्य में इंग्लिश को लेकर भी हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज एक ही मेथड बताया है कि सजीव जब ऑब्जेक्ट को लेकर अपने पैसिव वॉइस बनाए तो उसको किस प्रकार लिखा जाता है। वी वर टॉट इंग्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को छोड़ दिया गया। वी वर टॉट इंग्लिश बाई हर इसका करेक्ट आंसर है। जो निर्जीव वाला है उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न कहता है ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक को खोलिए। बताइए बच्चों, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा सेंटेंस है? आप कहेंगे सर ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो हमेशा कौन सा होता है? इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, दूसरा होता है डू नोट से, तीसरा होता है प्लीज या काइंडली से, और जो अपना चौथा होता है वो होता है लेट से। इंपेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के हो गए। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य आता है तो पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं? आप कहेंगे सर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस आता है तो पैसिव वॉइस में उसकी शुरुआत लेट से होती है। किससे होती है? लेट से।
इन दोनों में तो मैंने लेट का यूज नहीं किया, इट मींस ये दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। फिर लेट वाले वाक्य दो बचे, लेट योर बुक ओपनड, लेट योर बुक बी ओपनड। कौन सी आंसर को आप करेक्ट मानेंगे बच्चों? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है उसका पैसिव वॉइस का सूत्र ये होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, तो इसमें होता ही नहीं है। इस आधार पे अपन देखें इस वाक्य में से क्या मिस है, यहाँ पे मैंने बी का यूज नहीं किया, और इस वाक्य में लेट योर बुक बी ओपनड एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है। उत्तर नंबर हो गया 4। अपने वाक्य हल हो गए 7। चलिए 8 नंबर वाक्य देखते हैं। पहले आप फटाफट ध्यान से देख लीजिए वाक्य क्या है, क्या कहता है वाक्य, कौन सी टेंस का है, किस प्रकार का है, कैसे शुरुआत करेंगे। वाक्य कहता है डोंट टच द वायर, कि तार को नहीं छूना है, निषेध कर रहा है, किसी काम को करने से मना कर रहा है। और जिस कार्य में निषेध होता है, जो वाक्य डोंट से शुरू होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अभी मैंने बात की थी जो वाक्य डोंट से शुरू होते हैं उनकी अपन पैसिव वॉइस बनाते समय शुरुआत किससे करते हैं, लेट से ही करते हैं। तो फिर जो वाक्य लेट के बगैर है वो तो हो ही नहीं सकता, इट मीन्स ये वाक्य आंसर नहीं हो सकता और ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास कितने आंसर बच गए, 2 बच गए, एक तो पहला और एक ये दूसरा, यानी कि 2 वर्ड बच गए, पहला और दूसरा। इनमें से कंपैरिजन करके आप बता दीजिए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा लूं मैं कि ये वाक्य सही करेक्ट हो जाए, बताइए। चलिए फटाफट हल कीजिए कि कौन सा होने वाला है। चलिए लेट द वायर बी टच्ड, लेट द वायर बी टच्ड, इसमें मैंने क्या छोड़ दिया, डोंट, दोनों को छोड़ दिया, डू और नोट को। लेकिन डोंट वाला वाक्य कहता है कि डू को आप छोड़ सकते हो लेकिन आप नोट को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसी वाक्य का भावार्थ ही चेंज हो जाएगा। ये तो नेगेटिव सेंस देता है और ये कौन सा दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। लेट द वायर बी टच, के वायर को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, इट मींस ये नहीं हो सकता। इट मींस जब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आंसर तो ये निकल के आ गया। लेकिन इसमें अंतर क्या है, इसमें देखिए मैंने नोट को रखा है और इसमें से नोट को मैंने क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। इट मींस आप अगर इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सॉरी जो एक्टिव वॉइस का वाक्य नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस का वाक्य भी कौन सा बनना चाहिए, नेगेटिव ही बनना चाहिए। और ये एकदम से सही सेंस है, लेट द वायर नोट बी टच, की वायर को टच नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने 8 क्वेश्चन हल हो गए। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है प्लीज पास द सॉल्ट, यानी कि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, प्लीज से हो रही है। और जिस सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से होती है वो मैंने बताया था कौन सा होता है, इंपरेटिव होता है। अगर इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज या काइंडली से होती है तो प्लीज को तो हमें हटाना पड़ता है और उसकी जगह क्या यूज करना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो अगर इन तीनों वाक्यों को देखते हैं तो तीनों में ही यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज नहीं हुआ, इट मींस ये गलत है। यू आर रिक्वेस्टेड टू पास द सॉल्ट, ये इसका एकदम से क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 नंबर कहता है लेट हिम क्लोज द डोर, उसे दरवाजा बंद करना चाहिए। एक सजेशन दिया जा रहा है, यानी वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, लेट से हो रही है। और जिस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के वाक्य में सेंटेंस की शुरुआत लेट से होती है उसको पैसिव वॉइस ही माना जाता है। और लेट से होती है तो उसको पैसिव में चेंज करने का सूत्र क्या था, यू आर रिक्वेस्टेड टू, तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो प्लीज या काइंडली वाले का होता है। द डोर इज क्लोज्ड नहीं हो सकता क्योंकि लेट को अपन हटाते ही नहीं है। लेट द डोर बी क्लोज्ड बाय हिम और लेट द डोर बी क्लोज्ड, दोनों में कंपैरिजन है, दोनों में से एक आंसर आने वाला है। 2 ऑप्शन मैंने आपका उत्तर निकालना हल कर दिया, फटाफट आप सोच लीजिए कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। उसके बाद मेरे को तो उत्तर आपको बताना ही बताना है। ये जो मॉडल पेपर है वो आपको ज्ञान चेक करने के लिए बनाया गया है, तो आप आसानी से चेक कीजिए। क्या मुझे आप बताइए हिम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट तो नहीं है भाई, नहीं है तो नहीं छोड़ सकते, इट मीन्स ये वाक्य तो नहीं हो सकता, यहाँ से गायब कर दिया मैंने बाई हिम। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, लेट द डोर बी क्लोज बाई हिम। चलिए प्रश्न हो गए 10। 11 नंबर प्रश्न कहता है ही स्पीक इंग्लिश वेल, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, ध्यान से देखिएगा। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, कि वो अच्छी तरह अंग्रेजी क्या करती है, बोलती है। कौन सी टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का वाक्य। इट मीन्स एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है तो पैसिव वॉइस के वाक्य में साइकिल क्या लगेगी, फटाफट बताइए मुझे। एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट का है तो पैसिव वॉइस के वाक्य में साइकिल क्या लगेगी, आपको सर इजारएम लगेगी। जिसमें इजारएम नहीं उसको कट कर दीजिए। देखिए इसमें वोज है, ये नहीं हो सकता, कट हो गया। इसमें देखिए हेड है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। किसके बीच में कंपटीशन रह गया, 2 के बीच में रह गया। इसको देखते हैं ध्यान से क्या है, इंग्लिश, ठीक है भाई, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश को ले लिया। इसमें भी क्या लिया गया है, इंग्लिश लिया गया है, ठीक चल रहा है। इज
एक वचन क्रिया, नाउन एक वचन है, दोनों में इस दिया, दोनों सही है। इसमें अंतर है, इसमें लिखा है स्पोकन वेल, इसमें क्या लिखा है स्पोकन वेल, और इसमें लिखा है वेल स्पोकन, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाई हर, बाई हर, आप गैस कर सकते हैं कौन सा सही होगा, इंग्लिश इज स्पोकन वेल बाई हर या इंग्लिश इज वेल स्पोकन बाई हर, इनमें से एक आंसर मिलेगा। इसमें एक चीज बतानी है मेरे को, अगर आपको एडवर्ब ऑफ मैनर मिलता है, एडवर्ब ऑफ मैनर एक तो होता है जस्ट, एक होता है ऑलरेडी, ऑलरेडी, एक होता है वेल, एक होता है मच, ये सब के सब एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। अगर ये एक्टिव वॉइस के वाक्य में मिलते हैं तो पैसिव वॉइस के वाक्य में इनका प्रयोग हमेशा वर्ब के बाद होता है या वर्ब के पहले होता है, बताइए, वर्ब के पहले होता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसलिए ये सेंटेंस गलत हो जाता है क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग वर्ब के क्या किया गया है, बाद में किया गया है। तो अपना सही आंसर था सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि संपूर्ण संसार में लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। पैसिव वॉइस बनाना है, सबसे पहले देखना है साधारण वाक्य है, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है उसका सब्जेक्ट है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पीपल, समबडी, नोबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समवन, इनको अपन पैसिव वॉइस के वाक्य में लिखते नहीं क्योंकि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मानकर इनको छोड़ दिया जाता है। जिस वाक्य में बाय द पीपल लिखा है वो नहीं हो सकता। दूसरा तरीका ये कि आप वर्ब के द्वारा हल कर सकते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इस वाक्य में साइक्रिया लगेगी। अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो पैसिव वॉइस के वाक्य में साइक्रिया क्या लगती है, कंफर्म में अभी बताया था 2 मिनट पहले मैंने, इजारएम लगता है। इस वाक्य में इजारएम नहीं है, उसको कट कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन कट कर सकते हैं फटाफट बताइए आप ऑप्शन नंबर 3 को कट कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्या दिया है, वोज दिया है। चलिए अब प्रत्येक वाक्य को देखते हैं। इंग्लिश ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया है, इज भी ठीक है, स्पोकन ठीक है। ये वाक्य की शुरुआत तो सही हुई थी लेकिन ये वाक्य अधूरा रह गया। हाँ, पीपल को अपन छोड़ सकते हैं लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इस फ्रेज को हम छोड़ नहीं सकते, और इस वाक्य में क्या किया गया, मिस किया गया, इट मींस ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा वाक्य कहता है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल, फिर यहां जाके जी गलत हो गया क्योंकि द पीपल को अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, पैसिव वॉइस के वाक्य में लिखा नहीं जाता, ये भी क्या हो गया, कट हो गया। आंसर कौन सा बच गया, डी बच गया, 3 तो हमने कट कर दिए। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में क्या बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है। इस प्रकार आपके सामने मैंने 12 एग्जाम्पल रखे, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे। प्रत्येक सेंटेंस में नया रूल फॉलो करने के मैंने प्रयास किया, शायद आपने अच्छी तरह से इनको हल किया होगा। नेक्स्ट वीडियोज में, ये तो सिंपल वाक्य थे, कुछ डिफिकल्ट रूल्स के वाक्य भी मैं इंक्लूड करूंगा। आशा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियोज के साथ।